नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनप्रीत ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM GKU 90.4 ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉન્નਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਰੰਜਨ सक्सेना, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, गुरु काशी यूनिवर्सिटी। सर बहुत-बहुत स्वागत। जी मैम नमस्कार। सर पंजाबी समझ तो आती है ਤੁਹਾਨੂੰ? थोड़ी थोड़ी हिंदी आती बोलेंगे जी जी कम से सर अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वो क्या है? जी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का शुद्ध हिंदी कहें तो ये टिकाऊ कृषि या सतत कृषि। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कृषि की वह पद्धति है जो वर्तमान खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हुए पर्यावरण का संरक्षण करती है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को खाद्य उत्पादन से संबंधित कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जल संरक्षण, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना और कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा कृषि पर्यावरण संतुलित और दीर्घकालीन टिकाऊ बनी रहे। ये हमेशा वो अच्छी उपज लगातार देगी, ऐसा नहीं कि इस वर्ष ज़्यादा अगले वर्ष कम। इसके साथ यह कम पानी और कम रासायनिक पदार्थों जैसे कम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल पे भी आपकी अच्छी उपज होती है। इस प्रकार से नई किस्में हमको पर्यावरण संरक्षण करने में आपके इन लागत को कम करती है और कृषि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ बीज ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ उन्नत खेती वास्ते बनाए गए हैं, सानू वो ਜਿਹੜੇ वरतने चाहिए। सो सर जैसे हमने बात की रासायनिक खादों की, जैसे हमने पेस्टिसाइड्स की बात की, तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं फसलों में। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जी हाँ बिल्कुल, फसलों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है। इसका सही समाधान है, एक तो पहला समाधान है कि उन्नत बीज जो डेवलप की जा रही है, और कई फसलों में काफ़ी रोगरोधी प्रजातियां हैं जो रोगों से लड़ने के लिए और कीटों हानिकारक कीटों के लिए अवरोधी है। लेकिन फसलों की संख्या काफ़ी है और क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा अलग अलग क्षेत्रों का, पूरे भारत के भूभाग का अलग है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर फसलों में रोगरोधी प्रजातियां अवेलेबल है, उपलब्ध है सारे इलाकों के लिए। लेकिन बहुत सारे फसल प्रजातियों में रोगरोधी प्रजातियां हैं और बाकी के डेवलपमेंट पे काम चल रहे हैं। चूँकि हर राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय और भारत सरकार के कृषि शोध संस्थान हैं, तो वैज्ञानिक सतत इस पे वर्क काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होने से जो जीन्स उस रोग को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल होने लगा। और 2025 में हैदराबाद राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से कुछ प्रजातियां विकसित की गई। तो कृषि वैज्ञानिकों ने, जैसे पंजाब राज्य के लिए कपास की खेती होती है, तो बीटी कॉटन का प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं। तो बीटी कॉटन में के निर्माण में क्या था कि कॉटन में कोई बैक्टीरिया से जीन ला करके पौधों में डाला गया, जिसलिए इसे ट्रांसजेनिक कहा गया। तो जो खाद्य खाने योग्य फसलें नहीं हैं उसमें बीटी अवरोधी जीन्स के लिए सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है। इसलिए पंजाब के किसान बीटी बॉल गार्ड 2 से रिलेटेड वैरायटी RCMH 773 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकुर 3028 BG सेकेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रजातियां हैं, इसमें किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाकी अन्य फसलें में इस तरह की प्रजातियां नहीं है, अगर है भी तो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई हैं। जैसे बीटी ब्रिंजल भारत में विकसित की गई, लेकिन बीटी ब्रिंजल हम लोग नहीं लगा सकते हैं, जिससे जो बैगन में जो फली, वो जो
फली छेदक जो उसमें छेद करता है, उसके अवरोधी प्रजातियां बनाई जा चुकी हैं। लेकिन भारत के पर्यावरण मंत्रालय, चूंकि ये खाने योग्य चीज़ें हैं इसलिए शरीर पे हानिकारक प्रभाव छोड़ सकते हैं, इसलिए बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट जो खाने योग्य हैं उनकी पाबंदी भारत सरकार ने लगा रखी है। जी। भविष्य में ये न्यू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से किसानों के बीच में और अधिक से अधिक रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित होंगी। तो यही एक सॉल्यूशन है। और दूसरा कि आप ऑर्गेनिक, बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एजेंसियां ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन कर रही हैं, तो आप रसायनों को छोड़ करके कुछ हद तक आपका समाधान प्रजाति से मैक्सिमम होगा और दूसरे में आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वाली जी। प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसियों के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और एक शब्द है बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, हाँ वो हाँ, क्या होती है? ये बायोफोर्टिफाइड का कॉन्सेप्ट है मैम कि बायोफोर्टिफाइड्स आर नेचुरली न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप वैरायटी। मेनली उसमें जिंक आयरन और विटामिन ए मींस प्रो विटामिन ए ऑलरेडी उसके दाने में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जी। जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ गेहूँ, धान और मक्का, इन कुछ फसलों में ज़्यादातर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सफलता मिली है कि गेहूं के दाने में जनरली ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज ए बी कॉम्प्लेक्स जी। गोली में, ये सप्लीमेंट के रूप में डॉक्टर्स हम लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मिट्टी में ऑलरेडी जिंक आयरन और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ वैरायटियां हैं जो उसका अवशोषण नहीं कर पाती हैं। तो कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी इजाद की पौधे के जीन संरचना में इस तरह के बदलाव किए कि मिट्टी में पड़े जिंक और आयरन को वो अवशोषित करके दानों में इकट्ठा कर लेती है, जिससे वो दाने, गेहूं के दाने में वो जिंक और आयरन और इनकी मात्रा आ जाने से रोटी के रूप में गरीब से गरीब लोगों और काफ़ी लोगों इसका कंजम्पशन करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारा जिंक आयरन और इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की पूर्ति होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स का, जिसमें आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिंक 1 नाम की गेहूं की प्रजाति 2017 में विकसित की, जिंक 2 2023 में विकसित की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय गेहूं 838 विकसित की, जो 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत के लिए उसको रिलीज की गई। तो ये कई सारे काम बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स के रूप में किए जा रहे हैं। दूसरी वजह है कि खाद्य उत्पादन में हमारा देश खास करके धान और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन पोषक तत्वों की और गुणवत्ता को बढ़ा करके इनको हम एक्सपोर्ट के लिए, हमारी डिमांड बढ़ेगा, तो इस तरह से बाहर से हमारे करेंसी भी हम गेन करेंगे। सो उन्नत खेती के लिए ये बायो फर्टिफाइड क्रॉप है, वो कैसे काम करती है? बायोफर्टिफाइड क्रॉप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इस प्रकार से हेल्प कर रही हैं कि जो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि सेम फील्ड के हाफ पार्ट में अगर आप कोई वैरायटी एक लगाएं नॉर्मल और दूसरा बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व तो खेत की समान है, लेकिन ये वैरायटी उस बायोफोर्टिफाइड जिंक आयरन और इनकी मात्रा ज़्यादा ग्रेन में इकट्ठे कर देंगे। तो इस वजह से हमको फ़ायदे ये हो गए कि इसके लिए हमको अलग से जिंक आयरन स्प्रे नहीं करना पड़ा या अप्लाई नहीं करना पड़ा फील्ड में। तो हमारा जो लागत है जिंक आयरन अप्लाई करने का वो घट रहा है। और दूसरी चीज़ कि जिंक आयरन के अदर सोर्स, कहीं ना कहीं जो कैप्सूल की पैकेजिंग हो रही है, किसी न किसी अदर रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये हमारा बूस्टअप करेगा, उसमें सपोर्ट करेगा। जो अदर सोर्स जिंक आयरन के लिए, विटामिन ए के लिए जो यूटिलाइज हो रहे थे उन पे लोड घटेगा इसके वजह से। और ये हमारा जो हिडन हंगर है, रोटी चावल, ये भूख मिटना इन 2 डायमेंशन पे ये मेजर किया जा रहा है। एक भोजन की आपूर्ति हो जाना
और हिडन हंगर मीन्स आपके फूड में और आपके भोजन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिसको हिडन हंगर, जो माल न्यूट्रिशन, इस तरह के जो चीज़ें हैं इसकी आपूर्ति करता है। तो इसलिए मानव संसाधन और जनमानस को इनडायरेक्टली ये हिडन हंगर मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से बाहर निकाल के लाता है। तो हम जैसे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो वैरायटीज की बात कर रहे हैं, क्या वो किसान उसका रीयूज कर सकते हैं, नेक्स्ट सीजन में उसको यूज कर हाँ सकते मैडम, हैं? बिल्कुल ये सही क्वेश्चन की जो हमने अभी तक के इस चर्चा में सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए उन्नत प्रजातियां कैसे सहायक हैं, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो दूसरा सवाल आता है कि अगर किसान वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, जिसकी मैंने पहले चर्चा की, या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संकर किस्में इस्तेमाल हो रही है, इसका किसान क्या बार बार उनको खरीदने की ज़रूरत है? तो पहले मैंने बताया कि ये दो ग्रुप में आते हैं। जो प्रकृति द्वारा परागण के बाद जो उत्पन्न होती हैं, उसका तो किसान बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संकर किस्मों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है। जैसे आपने मार्केट से संकर बीज खरीद करके लाए और इस साल आपने फसल बोई, तो अगली बार उस बीज को आप नहीं बो सकते हैं। अगर बोएंगे तो दिक्कत ये आएगी कि हर एक 4 पौधे में से एक पौधा आपका उतना परफॉर्म नहीं करेगा जो 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 अनुवांशिक के नियम का ये पालन करने लगते हैं अगले पीढ़ी में। हर 4 में एक पौधा, तो आप 1 हेक्टेयर में जितने पौधे हैं, हर 4 में एक इन्फीरियर परफॉर्मेंस देगा, तो समझिए आपका उत्पादन कितना घट जाएगा। इसके वजह से हाइब्रिड का वैरायटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसान एक ही बार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप ओपन पॉलिनेटेड वाली जो प्रजाति कह रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल उसको विकसित करने में 7 से 10 वर्ष लगते हैं, लेकिन उसका आप निरंतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि उससे बेहतर कोई नई प्रजाति नहीं आई है। लेकिन उसमें आपको उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पादन के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करना पड़ेगा। कमर्शियल खेती की तरह उससे उसके उत्पादन का तकनीक थोड़ा अलग होता है, जो आपके स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र और जो कृषि अधिकारी हैं वहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर के उन बीजों का उत्पादन करके आप लगातार खेती के काम में ला सकते हैं। लेकिन संकर बीज का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं कि छोटे किसान होते हैं जिनके पास जमीन कम होती है, क्या वो भी फसल की जो वैरायटीज है वो यूज कर सकते हैं? हाँ मैम, तो यहाँ पे समझने की बात है कि उन्नत किस्मों का लैंड होल्डिंग से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कोई संबंध नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा भूमि है या कम भूमि है। उन किसानों के इसका संबंध मिट्टी, आपकी भूमि कम हो या ज़्यादा हो, इसका उन्नत किस्मों का कोई तालमेल नहीं है। उन मिट्टी की आपकी गुणवत्ता कैसी है, आपका उत्पादन उस पर निर्भर करेगा। अगर आपका लैंड होल्डिंग कम है लेकिन आपकी मिट्टी की गुणवत्ता और पौधे के उगने के लिए सारे वातावरण और सारी परिस्थितियां अनुकूल है, तो आप इन उन्नत प्रजातियों का इस्तेमाल करके आप बेहतर से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए इसमें उन्नत प्रजातियों के इस्तेमाल में लैंड होल्डिंग कम और बेसी से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। तो कि छोटे किसान निश्चित रूप से उन्नत प्रजातियों का इस्तेमाल करके बेहतर उत्पादन लेकर के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।